नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 3 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की कॉपीराइट वायलेशन से संबंधित एक जजमेंट के बारे में है। दूसरा आर्टिकल चाइना जो पेंगोंग सो लेक रीजन में कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, इस इशू से संबंधित है, क्यों ये पीसफुल कंस्ट्रक्शन नहीं है। तीसरा आर्टिकल हिंदू के टेक्स्ट कंटेक्स्ट में से बैड बैंक का है। और चौथा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का गल्फ रीजन की इंपॉर्टेंस से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉपीराइट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे देश में ना कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1957 का एक कानून है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। इस कानून में प्रोविजन ये किया गया है, अगर कोई कॉपीराइट का वायलेशन करता है ना, तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, इस एक्ट में एक प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है कि उसके काफी नेगेटिव रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अपने निट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी जजमेंट में, कॉपीराइट का वायलेशन एक कोग्निजेबल ऑफेंस है। मैं फिर से बोलता हूं, उसके बाद आपको मतलब बताऊंगा कि कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अपनी इस जजमेंट में कि कॉपीराइट का वायलेशन एक कोग्निजेबल ऑफेंस है। अब समझिए मतलब, कोग्निजेबल ऑफेंस देखो वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर आरोपी को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहले वारंट की आवश्यकता होती है। आमतौर पे कोग्निजेबल ऑफेंस ना गंभीर तरह के ऑफेंस होते हैं, जैसे किसी का कत्ल कर दिया, रेप, दहेज में डेथ हो गई, ये होते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। इवन देखो, पुलिस ऑफिसर जो कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। किसी का मर्डर हो गया, उसकी जांच करने के लिए पुलिस को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है मजिस्ट्रेट से। लेकिन नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, जैसे देखो फोर्जरी है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गलत सिग्नेचर कर दिए जानबूझ के, या फिर चीटिंग है, डिफेमेशन है, ये नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें जांच करने के लिए पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, और अरेस्ट करने के लिए भी मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता होती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या कॉपीराइट का वायलेशन इतना ज्यादा गंभीर अपराध है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोग्निजेबल ऑफेंस करार दे दिया है? क्वेश्चन ये उठता है, इसके नेगेटिव रिपरकशंस क्या होंगे? देखो, जो कॉपीराइट होता है ना किसी भी चीज पर, जैसे म्यूजिक पर, वो तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए मैंने कोई म्यूजिक क्रिएट किया, जैसे ही क्रिएट हुआ मेरा उस पर कॉपीराइट हो गया। उस म्यूजिक के लिए मुझे कहीं पर कुछ रजिस्टर करवाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी ऑफिस में जाऊं और बोलूं कि देखो ये म्यूजिक मैंने क्रिएट किया है और अब मेरा इस पर कॉपीराइट हो गया। नहीं, जैसे ही मैंने प्रोड्यूस किया तब से ही बस कॉपीराइट अपने आप से स्टार्ट हो गया। अब हो क्या सकता है, मान लीजिए मैंने म्यूजिक क्रिएट किया, अब म्यूजिक क्रिएट किए 10 दिन हुए हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनी है जैसे टी सीरीज है, टी सीरीज का मेरे पास में फोन आ जाता है और टी सीरीज वाले बोलते हैं ये जो आपने म्यूजिक क्रिएट किया है ना, ये तो ऑलरेडी हमारे द्वारा क्रिएटेड है और आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ हमारे द्वारा क्रिएटेड म्यूजिक को रिप्रोड्यूस कर दिया है। यानी टी सीरीज ने मुझे फोन करके बोला कि ऐसा म्यूजिक जिस पर हमारा ऑलरेडी कॉपीराइट था, आपने उसका वायलेशन करते हुए उसी म्यूजिक को रिप्रोड्यूस कर दिया और अपना हक जमाने लगे उस म्यूजिक पर जो आपने क्रिएट किया, लेकिन असल में वो हमारे द्वारा म्यूजिक से ही चुराया गया है। तो मैं बोलूँगा नहीं भैया, मेरा जो म्यूजिक है वो ओरिजिनल है और मैंने आपके म्यूजिक से कुछ नहीं लिया है। लेकिन टी सीरीज वाले बोलेंगे नहीं लिया है, आपने वायलेशन किया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, लड़ाई हो गई दोनों में। अब ना टी सीरीज वाले बोलेंगे कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं और पुलिस वाले आपको सबक सिखाएंगे। चूंकि देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार ये अब एक कोग्निजेबल ऑफेंस है,
यानी जिसने कॉपीराइट का वायलेशन किया है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस मेरे पास आएगी क्योंकि टी सीरीज वालों ने पुलिस को पैसे दे दिए हैं और पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब एग्जाम्पल है, मेरी जगह आप अपने फेवरेट करेक्टर महेश को ले सकते हो। समझ गए? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, हमारे देश में एक नॉर्मल पुलिस वाला, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये लोग इतने एक्सपर्ट थोड़ी ना होते हैं पता लगा सकें कि कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब एक्सपर्ट्स को भी मुश्किल से पता लगता है बहुत बार कि कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो लोकल लेवल पे एक पुलिस इंस्पेक्टर कैसे ये पता लगा सकता है कि कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? जिस पर आरोप है उसे गिरफ्तार करना है या फिर नहीं करना है? तो ये तो अपने आप में विचित्र जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। होगा क्या, जो बड़े लोग हैं जैसे टी सीरीज, ये कंपनीज, ये ना अब इंडिविजुअल क्रिएटर्स को धमकाने लगेंगे कि लाइसेंस फीस दीजिए अदरवाइज गिरफ्तार करवा देंगे पुलिस को बोल के। तो ये तो लिबर्टी के अगेंस्ट हो गया ना। इंडिविजुअल आर्टिस्ट के लिए, क्रिएटर के लिए काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। वो डर डर के रहने लगेंगे कि कोई बड़ी कंपनी हमें झूठे केस में फंसा ना दे और हमें तो पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट इशू आता है फेयर यूज का। कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 52 में फेयर यूज की बात कही गई है कि कब कब किसी के म्यूजिक को या फिर दूसरे मटेरियल को इस्तेमाल किया जा सकता है और वो फेयर यूज की कैटेगरी में आएगा, उसे कॉपीराइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उनके जो एक स्टेटमेंट है उस पर पूरी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। तो मान लीजिए नुपुर शर्मा ने जो बोला 4-5 सेकंड का, वो मैं इस वीडियो में दिखा देता हूं। तो मैं सिर्फ 4-5 सेकंड की क्लिप दिखा रहा हूं नुपुर शर्मा की, ना कि पूरा जो वीडियो है यहां पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जो 4-5 सेकंड की मैंने क्लिप यहां पे लगाई ना, वो फेयर यूज में काउंट होगा, क्योंकि मैंने उस 4-5 सेकंड की क्लिप का इस्तेमाल किया है सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए या फिर उन व्यूज को एडवोकेट करने के लिए। तो ये फेयर यूज में आता है। अब आप एक बात बताइए, फिर से आइए, इवन एक्सपर्ट भी कई बार उनके लिए पता लगाना मुश्किल होता है कि ये फेयर यूज में आता है या फिर नहीं आता है। लोकल लेवल पे एक पुलिस इंस्पेक्टर, उसको क्या पता लगेगा ये चीज फेयर यूज में है या नहीं है? वो तो जाके गिरफ्तार कर लेगा ना। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि देखो, आप कॉपीराइट के वायलेशन को आपने क्रिमिनलाइज करके ही क्यों रखा है? हमने, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना 1914 में, उस समय ब्रिटेन में जो कॉपीराइट के वायलेशन से संबंधित एक्ट था ना, वही उन्होंने इंडिया में भी एक्सटेंड कर दिया, इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट 1911। इसमें कॉपीराइट के वायलेशन पर सिर्फ फाइन का प्रावधान था, सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 1957 में एक्ट आया। इसमें शुरू में कॉपीराइट के वायलेशन पर 1 साल की पनिशमेंट का प्रावधान किया गया था, यानी 1 साल की सजा। उसके बाद पार्लियामेंट ने इसे 3 गुना कर दिया, यानी अब 3 साल की सजा का प्रावधान है कॉपीराइट के वायलेशन पर। जबकि देखो, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है ना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी नहीं बोलता इंडिया को कि आप कॉपीराइट के वायलेशन पर 3 साल की सजा का प्रावधान करो। ट्रिप्स ये बोलता है, जो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट मान लीजिए या फिर कन्वेंशन, जो भी आप समझो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये WTO के अंतर्गत आया है। ये बोलता है कि देखो, कॉपीराइट पायरेसी जो है ना, इसे आप क्रिमिनलाइज कर दो। अब आपके मन में आया होगा ये कॉपीराइट पायरेसी क्या है? जैसे देखो, मान लीजिए मूवी रिलीज हुई है पृथ्वीराज। अब ना कोई PVR में पृथ्वीराज मूवी को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे बेचना स्टार्ट कर देता है, गैर कानूनी ढंग से उसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। ये हुई कॉपीराइट पायरेसी। जिसने ये किया वो आर्टिस्ट नहीं था, उसने सिर्फ मूवी को रिकॉर्ड किया और बेचना स्टार्ट कर दिया, कॉमर्शियल स्केल पर उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसे तो आप क्रिमिनलाइज कर सकते हो, कॉपीराइट पायरेसी को। लेकिन कॉपीराइट के वायलेशन पर 3 साल की सजा, ये देखो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए जो अभी हमारे देश के कॉपीराइट एक्ट में है, और उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब कॉग्निजेबल ऑफेंस करार दिया है। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं, देखो अक्सर हम मूवी इंडस्ट्री में देखते हैं जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन पर इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। जैसे रंग दे बसंती के डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश मेहरा,
उन पर किसी ने आरोप लगा दिया कि आपने रंग दे बसंती की स्क्रिप्ट चोरी की है, लेकिन हाल ही में वो इन आरोपों से बरी हुए इतने सालों बाद। लेकिन अगर इन आरोपों में पुलिस इन्वॉल्व होने लग गई तो फिर ये आर्टिस्ट लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकेंगे और इनको हमेशा डर सताता रहेगा। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो चाइना से संबंधित है, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो चाइना ना पेंगोंग सो लेक रीजन में ना एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है। अब कायदे से ये जो टेरिटरी है ना इंडिया के अंदर आनी चाहिए, लेकिन 1958 के बाद से ही ये एरिया चाइना के पास में है। तो इंडिया ने इस पर आपत्ति जताई कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये हमारी टेरिटरी में है। राइटर कहते हैं यहाँ पे ना 3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली चीज़, इंडिया का चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था ना 1962 में, इंडिया पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था। इंडिया को डिप्लोमेटिकली लगता था कि चाइना युद्ध तो किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने इंडिया को चौंका दिया। दूसरी चीज़, चाइना देखो अपने पड़ोसी देशों के साथ ट्रीटीज़ बहुत कम साइन करता है बाउंड्री डिस्प्यूट्स सुलझाने के लिए। तीसरी बात, चाइना इंटरनेशनल लॉ के जो जनरल रूल्स हैं ना उनको फॉलो नहीं करता अपने पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, बल्कि अपने हिस्टोरिक राइट्स दिखाता है कि देखो इस एरिया में हमारे हिस्टोरिक राइट्स रहे हैं, तो इसलिए ये एरिया हमारे अंडर आना चाहिए। ये चीज़ हमने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में भी देखी, और साउथ चाइना सी में जो बॉर्डर मैरीटाइम डिस्प्यूट है ना वहाँ पर भी चाइना अपने हिस्टोरिक राइट्स का हवाला देता है कि पास्ट में हमारे पास थे यहाँ पर फिशिंग के हिस्टोरिक राइट्स। अब जैसे देखो पेंगोंग सो रीजन में चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो इंडिया के अनुसार हमारी टेरिटरी है। अब मान लीजिए इंडिया ने आपत्ति दर्ज नहीं की, ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो कल को चाइना पता है क्या बोलेगा किसी इंटरनेशनल कोर्ट में, अगर मान लीजिए केस चला जाता है कि यहाँ पर भी तो जब कंस्ट्रक्शन की थी तब इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया था, इंडिया ने मान लिया था, फिर अब इंडिया ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है। बट देखो एक जो वर्डिक्ट है ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का आइलैंड ऑफ पैल्मास केस में, इन्होंने साफ तौर पे बोला था अगर कंटिन्यूअस एंड पीसफुल डिस्प्ले ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी होता है ना तब इसे माना जाता है कि हाँ इस एरिया में किसी देश की सोवरेनिटी है। लेकिन चाइना बोलेगा कि हमने पीसफुल ढंग से कंस्ट्रक्शन की है पेंगोंग सो लेक रीजन में। यार ये पीसफुल ढंग से कैसे हुई, वो एरिया फोर्सफुली चाइना के कब्जे में है, वहां पे फिर चाइना जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये पीसफुल नहीं हुई ना। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सेक्शन 3, आर्टिकल 2 सेक्शन 4 ये जो हैं ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट से संबंधित चीज़ों को एड्रेस करते हैं। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 सेक्शन 4 साफ तौर पे बोलता है कोई भी एक देश दूसरे देश के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी देशों को अपने डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना है पीसफुल तरीके से। फिर से वही बात आती है कि चाइना इसे नहीं बोल सकता कि हम पीसफुल ढंग से जो कंस्ट्रक्शन है वो कर रहे हैं, क्योंकि देखो वो जो टेरिटरी है वो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है। ऑक्युपाइड टेरिटरी में अगर आप बेशक पीसफुल ढंग से कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसे पीसफुल कंस्ट्रक्शन नहीं कहा जा सकता। ऐसा देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है इजराइल और पैलेस्टीन के डिस्प्यूट में। आरोप के अनुसार इजराइल पैलेस्टीन की जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, एक वाल बना रहा था, तो इजराइल ने कहा कि ये तो देखो पीसफुल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है, आपने फोर्स की सहायता से ऑक्युपाई की है और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो ऑक्युपाई करने के बाद बेशक आप पीसफुल ढंग से करो कंस्ट्रक्शन, तो उसे पीसफुल कंस्ट्रक्शन नहीं कहा जा सकता। ये कायदे से यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सेक्शन 4 का उल्लंघन है। तो ठीक इसी केस से अगर हम इंस्पायरेशन लें, मतलब सीखें, तो फिर चाइना जो कुछ कर रहा है वो भी एक प्रकार से यूएन चार्टर का उल्लंघन है। यही बात देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निकारागुआ और कोस्टारिका के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना उस केस में भी बोली थी। उस समय निकारागुआ पर आरोप था कि इन्होंने कोस्टारिका के कुछ टेरिटरी पर कब्जा करके रखा है और वहां पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो ये पेंगोंग सो लेक रीजन में चाइना की कंस्ट्रक्शन से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस किया। कोई बहुत पूरा इशू नहीं है, पॉइंट है जो आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद
अगला जो आर्टिकल है टेक्स्ट कंटेक्स्ट में वो बैड बैंक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? मंडे को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL और इसके साथ साथ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी यानी IDRCL दोनों जो हैं वो बैंक से फर्स्ट सेट ऑफ बैड लोन परचेज करेंगे और उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिक्स की बात पहले करते हैं। बैड बैंक क्या है? आपको पता है ये जो बैंक्स होते हैं ना, जैसे SBI और पंजाब नेशनल बैंक, ये बहुत सारा लोन देते हैं। लोन इनके लिए ना एक प्रकार से एसेट होता है, क्योंकि लोन से ही तो बैंक कमाई करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिस कॉर्पोरेट ग्रुप को, कंपनी को या फिर इंडिविजुअल को लोन दिया है वो देता नहीं है, वापस लौटाता नहीं है, इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी, EMI देनी बंद कर दी, तो वो जो इनकी एसेट है ना वो परफॉर्म करना बंद कर देती है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील हो जाती है। इसे बैड लोन भी आप कह सकते हो। ऐसा लोन जिसने अच्छे से काम नहीं किया वो है बैड लोन। लेकिन देखो बैड लोन मतलब बैंकों का तो पैसा खराब हो गया ना, उन्होंने ये सोच के दिया था इससे कमाई होगी, लेकिन उनको तो प्रिंसिपल ही वापस नहीं मिल रहा है, लोन उनका खराब हो गया। अब बैंकों का लोन अगर ज़्यादा खराब हो जाएगा, नुकसान तो हुआ ही, लेकिन दिक्कत ये भी है ना उनके पास अब पैसे कम बचे हैं दूसरों को लोन देने के लिए, उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। चूंकि उनकी ना एक्सपर्टीज भी नहीं होती। मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट ग्रुप को अनिल अंबानी को पैसा दिया है, वो लौटा नहीं रहा है, तो SBI की, पंजाब नेशनल बैंक की, इनकी एक्सपर्टीज भी नहीं है ना कि जो कम से कम अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी बेच के हम पैसा उससे ले लें। इसमें बैंकों की एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक आइडिया निकाला गया कि कोई एक बैंक इस्टेब्लिश किया जाए जिसका नाम हो बैड बैंक। बैड बैंक क्या करेगा? SBI से, PS, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है ना, उनसे बैड लोन परचेज कर लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, सिर्फ एग्जाम्पल है, SBI का 100 करोड़ का लोन है, वापस नहीं आ रहा है, तो जो बैड बैंक है ना उसने SBI को बोला आपके 100 करोड़ वापस नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इस लोन को हमें बेच दीजिए। कितने में? 50 करोड़ में। आपको हम इस लोन के 50 करोड़ रुपए दे देंगे। अब बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामने वाले से, जिससे आपको लोन लेना था, उससे 60 करोड़ लें या फिर 70 करोड़ लें, कितने भी लें, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब हमारा हेडेक है वो। आपको कम से कम इससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको 50 करोड़ रुपए मिल गए, कायदे से 100 करोड़ आपने दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका लोन डूब गया, आपको उसके 50 करोड़ रुपए मिल गए। अब आप उसे दूसरों को दे सकते हो, आप अपनी कमाई जारी रख सकते हो। तो SBI बोलेगा ठीक है यार, मेरे ऊपर तो वैसे भी सरदर्द है, वो दे नहीं रहा है सामने वाला, 50 ही दे दो, वही बहुत है। ये पूरा कंसेप्ट है बैड बैंक का। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया। बैड बैंक को एक्सपर्टीज है। बैड बैंक के पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे गुंडे हैं जो सामने वाले से लोन वसूल लेंगे। 100 करोड़ नहीं देगा, 70 तो देगा, 60 तो देगा। गुंडे तो मतलब लेमन टर्म्स में मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बोल दिया, लेकिन कुल मिला के उनके पास ना एसेट्स को लिक्विडेट करने का एक्सपर्टीज है। मतलब वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं अनिल अंबानी की जिसने लोन नहीं दिया है, और कुछ कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर मतलब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट घटा सकते हैं कि भैया आप 1 करोड़ की इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, कम से कम 50 लाख की दे दो, तो सही कुछ तो दो। इस प्रकार से बैड बैंक क्या करेगा? लोन को रिस्ट्रक्चर भी कर देगा। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं ये फायदेमंद चीज है, सरकार को तो लगता है ये फायदेमंद चीज है, काफी सारे देशों में आजमाया हुआ आइडिया है। इवन USA में भी 2008 के जब क्राइसिस आए थे तब बैड बैंक का आइडिया अपनाया गया था और सही साबित हुआ। बेशक प्रॉफिट कम हुआ बैड बैंक को, लेकिन आइडिया सफल हुआ। बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम हो गया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स है जैसे रघुराम राजन, इनको लगता है कि ये आइडिया सही नहीं है। क्यों? रघुराम राजन का ये मानना है, देखो PSUs में लोन यानी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, PSU की जिम्मेदारी किसके पास थी? मतलब मालिकाना हक किसके पास? सरकार के पास। जो नया बैड बैंक बनाया है उसका मालिकाना हक किसके पास? सरकार के पास। तो सरकार का ही जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, सरकार का ही बैड लोन है, वो सरकार के पास ही दोबारा चला गया। इसमें क्या नया हुआ? मेन जो दिक्कत है ना वो ओनरशिप की है। ओनरशिप की दिक्कत जैसे मैं आपको बताता हूं। PSU में जो लोग होते हैं ना, जो गवर्न करते हैं बैंकों को, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मेनली। ब्यूरोक्रेट्स के पास ना इंसेंटिव नहीं होता कि बैंकों की दशा और दिशा हम सुधारें। मतलब बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो ये मान के काम करते हैं कि नहीं यार, हमारे ऊपर जनता का ट्रस्ट है, जनता का पैसा है, हमें ठीक से काम करना है। बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं। जबकि जो प्राइवेट बैंक है ना, जैसे ICICI, HDFC,
इसमें जिनका पैसा लगा होता है वो लोग जिनकी हिस्सेदारी होती है बैंक में, क्योंकि लोन डूबेगा तो उनको भी नुकसान होगा, इसलिए वो ठीक से काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, सोच समझ के लोन देते हैं, लोन को वसूलने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो दिक्कत ना कहीं ओनरशिप में है, ऐसा रघुराम राजन ने बोला। रघुराम राजन के अनुसार बैड बैंक इस्टेब्लिश करने से जो समस्या है वो सोल्व नहीं होगी। दूसरी दिक्कत देखो मोरल हजार्ड की भी है। मान लीजिए एसबीआई से, पंजाब नेशनल बैंक से, दूसरे सरकारी बैंकों से अगर बैड बैंक ने बैड लोन को परचेज कर लिया ना, तो जिन अधिकारियों ने अंधाधुंध लोन दिया था बिना सोचे समझे, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, वो तो जागेंगे ही नहीं, वो फ्यूचर में भी अंधाधुंध लोन दे देंगे। उनको पता है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन भी गया ज़्यादा तो बैड बैंक तो हमसे परचेज कर ही लेगा ना, हमारा क्या जाएगा घर से। तो ये मोरल हजार्ड है। मोरल हजार्ड का एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे किसानों के लोन आप माफ़ कर देते हो, तो इसके बाद ना किसानों को उनका लोन लुटाने का कभी इंसेंटिव रहेगा ही नहीं। उनको लगेगा कि अरे नहीं देते हैं, जो देने की सिचुएशन में होंगे ना वो भी नहीं देंगे, उनको लगेगा कि थोड़ा इंतजार करते हैं कि अब तो सरकार आगे जाके माफ़ कर दे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बैड बैंक से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो गल्फ से संबंधित है, व्हाई द गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, देखो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा और एक और नवीन जिंदल, दोनों को, एक को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है और दूसरे को एक्सपेल कर दिया है। किस लिए? कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में जो उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में की थी, और उसके बाद गल्फ कंट्रीज ने इंडियन एनवॉयज को समन करना स्टार्ट कर दिया। तो सरकार ने जो ये एक्शन लिया है ये रेयर है। ऐसा सरकार ने एक्शन क्यों लिया, मतलब गल्फ कंट्रीज की नाराजगी को इंडिया ने एड्रेस करने की कोशिश क्यों की? तो उसी कंटेक्स्ट में राइटर गल्फ की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करते हैं। अगर देखो इजराइल को छोड़ दें, बाकी 10 देश जो आते हैं गल्फ रीजन में, वहाँ पर वर्ल्ड की टोटल जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, उसका 20% इन्हीं 10 गल्फ कंट्रीज में रहती हैं। और ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, मुस्लिम वर्ल्ड की स्ट्रोंगेस्ट वॉइस हैं। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, जॉर्डन और येमन, ज़्यादातर देशों के साथ में इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, जिसका 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, ऑयल एंड गैस, दूसरा ट्रेड। दूसरा रीजन वैसे ये भी है, इन गल्फ कंट्रीज में बहुत से भारतीय रहते हैं और वहाँ पर वो काम करते हैं, इंडिया में वापस रेमिटेंस भी भेजते हैं। रियाद में इंडिया की एम्बेसी के अनुसार गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस काउंसिल में 6 मेंबर कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और कुवैत। ये इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे इमर्ज हुआ है। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2021-22 में, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया यूएई को ही करता है, $28 बिलियन, और इंपोर्ट $45 बिलियन। हमने इंडिविजुअली बात की। सऊदी अरेबिया के साथ में टोटल ट्रेड 2021-22 में हुआ $42.9 बिलियन। सऊदी अरेबिया इंडिया का 4था लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। इराक ये इंडिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021-22 में टोटल ट्रेड हुआ $34.3 बिलियन। कतर टोटल ट्रेड था $15 बिलियन, जो इंडिया के टोटल ट्रेड का 1.4% है। इंडिया बहुत सारी गैस इंपोर्ट करता है कतर से, और इंडिया टोटल जितनी गैस इंपोर्ट करता है ना, उसमें से 41% तो कतर से ही करता है और बाकी 11% करता है यूएई से। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो एक थिंक टैंक है, इनका एनालिसिस है, इंडिया देखो अपनी रिक्वायरमेंट का 84% जो पेट्रोलियम है ना वो इंपोर्ट करता है, जिसमें से पर्शियन गल्फ कंट्रीज से 60% आता है। ये एवरेज है पिछले 15 सालों में। 2021-22 के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया इराक से। पहले इसका शेयर 2009-10 में हुआ करता था 9%, यानी टोटल इंडिया जितना इंपोर्ट करता है ना, उसमें से 9% इराक से किया करता था 2009-2010 में, लेकिन अब बढ़ के यह हो चुका है 22%। सऊदी अरेबिया से इंडिया टोटल जितना इंपोर्ट करता है 17-18% सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कर रहा है, पिछले 10 सालों का ये एवरेज है। कुवैत और यूएई ये भी इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। ईरान से पहले काफ़ी ज़्यादा किया करता था जो 2009-10 में, लेकिन यूएस के सैंक्शन के बाद
2020-21 में इंडिया टोटल जितना ऑयल इंपोर्ट करता है ना, उसमें से सिर्फ 1% ईरान से करता है। और ये डेटा है 13.46 मिलियन भारतीय अब्रोड रहते हैं। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मान लें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जिन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है। अब कायदे से वो भारतीय नहीं रहे, लेकिन इंडियन ओरिजिन के भारतीय हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के वो पर्सन्स हैं। इनको काउंट कर लें तो टोटल संख्या हो जाती है 32 मिलियन। लेकिन अगर सिर्फ एनआरआई की हम बात करें, जो इंडिया के ही हैं, सिटीजनशिप इंडिया की है लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं, इनमें से देखो 3.42 मिलियन तो अकेले यूएई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं 2.6 मिलियन और कुवैत में रहते हैं 1.03 मिलियन। यानी टोटल जितने इंडिया के एनआरआई हैं ना, उसमें से आधे तो इन्हीं 3 देशों में रहते हैं। तो इंपॉर्टेंस खुद देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। रेमिटेंस 2020 में इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश था। इंडिया में रेमिटेंस आई $83.15 बिलियन। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। इसके बाद नंबर आता है ब्राजील का, नहीं सॉरी मैक्सिको का। मैक्सिको को रेमिटेंस प्राप्त हुई $42.9 बिलियन। तो सोच के देखिए गल्फ से इंडिया को कितना फ़ायदा होता है, और इंडिया से भी गल्फ को बहुत फ़ायदा होता है। ये टू वे रिलेशंस हैं, वन वे से नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि हाँ गल्फ इंडिया पे एहसान कर रहा है, ट्रेड है। जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं उन्होंने वहाँ की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट किया है, उनकी नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस किया, वाई गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।